How are you all doing? I hope you all are doing good. So this is another lecture series on MCQs. हमने लास्ट क्लास में भी MCQs किए थे और इस क्लास में भी MCQs कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में आपका जो है मोर टॉपिक्स ऑन स्टैटिक हम उसको डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर है आपके MCQs के ऊपर एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद जितना भी हमने अभी तक किया है उसमें से कुछ हिस्सा जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिरामिड्स ऑफ नंबर. सो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिरामिड्स ऑफ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. अपराइट के केस में कि जब आपका पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है, अपराइट की तरफ होता है. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट स्टेटमेंट. नंबर टू, grasses occupy the lowest trophic level because of their biomass. अब वो कहते हैं which of the following statements are not true. तो हमको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. अगर आप पहले वाला स्टेटमेंट देखोगे द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज करते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. तो येस, हमने अपराइट की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे सिर्फ पिरामिड ऑफ नंबर दिया होता, आपको अपराइट नहीं कहा होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, क्योंकि आपका पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है. सो इन्वर्टेड के केस में लोअर ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं एंड एज वी मूव अबव टू द अपर ट्रॉफिक लेवल्स इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. बट इन केस ऑफ एन अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, जो नीचे वाला होता है वो सबसे ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाते इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है. सो पहला स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल सही. नेक्स्ट बोलता है ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज ऑफ देयर बायोमास. अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सही था कि सबसे नीचे क्या होते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं. अब वो कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर बायोमास, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर बायोमास बट बिकॉज ऑफ देयर नंबर. ठीक है. सो क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है. तो गलत है आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट, मतलब ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पिरामिड ऑफ बायोमास. अब हमको पूछ रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर. नंबर 1, इंडिविजुअल्स इन द ट्रॉफिक लेवल आर वेड इंस्टेड ऑफ काउंटेड. हमको बताना है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वे किया जाता है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग. तो आई टोल्ड यू कैसे होते हैं आपके. दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर जो हमने अभी ऊपर देखा. फिर एक होता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी और एक होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है. इसमें एनर्जी का फ्लो लिया जाता है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट किया जाता है और बायोमास में मास को मतलब वे किया जाता है. क्या लिया जाता है? ड्राई वेट लिया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंटली ड्राई वेट लिया जाता है, मतलब जो बॉडी का फ्लूइड होता है या फिर जो वाटर कंटेंट होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अब वो कहते हैं द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज एट मैक्सिमम. तो येस, जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास होता है इट इज एट मैक्सिमम. सो कौन कौन से ऑप्शंस बताने हैं हमको? करेक्ट हैं. सो बोथ योर ऑप्शंस आर करेक्ट, देयरफॉर बोथ ऑफ देम इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पिरामिड ऑफ एनर्जी. To compare the functional roles of the trophic level of the ecosystem, an energy pyramid is most suitable. ये जब मैंने आपको pyramid of energy बताया था, I told you कि अगर हमको trophic levels के functional role को comparison करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो suitable pyramid होता है out of energy, number and biomass, pyramid of energy is the most suitable. तो ये हो गया पहला वाला बिल्कुल सही. अब वो कहते हैं पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट विद द लार्ज एनर्जी बेस एट द टॉप. अब देखो, ये भी मैंने आपको बताया था कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली पिरामिड जो हमेशा और हमेशा अपवर्ड होता है या फिर अपराइट होता है. बाकी जितने भी पिरामिड्स हैं दे कैन बी अपवर्ड एज वेल एज इन्वर्टेड, लेकिन एनर्जी के केस में इट इज़ नेवर इन्वर्टेड, इट इज़ ऑलवेज अपराइट. वाई? बिकॉज एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, मतलब इट इज यूनी डायरेक्शनल और इट इज लीनियर.
ठीक है। सो तीनों केस। देयरफॉर अब देखो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, गलती नहीं करनी। विद लार्ज एनर्जी बेस एट द टॉप, क्या ऐसा होता है? जी नहीं, मैंने आपको पिछली बारी भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी इस नीचे की तरफ, एंड एज यू मूव अपवर्ड, तो कौन सा आपका लॉ लगता है? लिंडमैन्स लॉ। याद है आपको कि 90% ऑफ द एनर्जी गेट्स लॉस्ट एंड ओनली द 10% ऑफ द एनर्जी from each trophic level is passed on to the other. So मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी? आपके टॉप पे नहीं होगी, आपके बेस पर होगी। टॉप पर क्या होगी? जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं उनके पास लीस्ट एनर्जी जाती है। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। सो ऑप्शन देख लेते हैं। सो दैट इज 1, 2, बोथ ऑफ देम, नीदर ऑफ द अबव। तो आई टोल्ड यू इट इज ऑप्शन नंबर 1. Next is consider the following about the nutrient cycles. ठीक है जी। In a particular environment, now what is nutrient cycle? In a particular environment, to maintain its organisms in a sustainable manner, the nutrient cycle. Obvious सी बात है कि organism एक sustained manner, sustained क्या होता है कि उनकी जो life है वो चलती रहे, life cycle it keeps on working. उसके लिए obviously that is what? That is the flow of energy. Flow of energy कैसे होगा? By the flow of nutrient. तो one option is correct. It must be what? It must be balanced. Obvious सी बात है, and it must be स्टेबल। ये भी हमने किया था, स्टेबल भी होना चाहिए और आपका बैलेंस्ड भी, दोनों के दोनों ऑप्शंस जो है वो होने चाहिए, राइट? क्योंकि अगर एक ही ट्रॉफिक लेवल पे दो स्पीशीज़ आ जाएंगी जो सेम फूड को खाती हैं तो उनके बीच में क्या शुरू हो जाएगा? कॉम्पिटिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। देयरफॉर दे मस्ट बी बैलेंस्ड एंड स्टेबल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन जो वो कहते हैं वो ये है, क्या बोलते हैं वो? ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रिएंट साइकिल्स इज टिपिकली स्टडीड इन सर्टन, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ऑलराइट। नेक्स्ट वो कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल इज टिपिकली स्टडीड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स विद ईच न्यूट्रिएंट इन एन एनवायरनमेंट हैविंग इट्स ओन पर्टिकुलर साइकिलिंग। तो बताइए मुझे, क्या मैंने आपको न्यूट्रिएंट साइकिल में ये चीज़ बताई थी कि जब कभी भी न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है? इट इज़ टिपिकली स्टडीड जब एक स्पेसिफिक जो हम न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं और उसका साइकिल होता है। ये हमने किया था ना आपका, जब न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन से थे आपके? कौन कौन से थे? हमने, क्यों नहीं चल रहा है ये? ठीक है, कौन कौन से थे आपका? हमने कार्बन पढ़ा था, हमने आपका फॉस्फोरस पढ़ा था, हम लोगों ने सल्फर पढ़ा था, राइट? सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कि हम एक न्यूट्रिएंट के बारे में, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 भी हो गया सही। अब वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो हमको सही नहीं बताना है। तो सही कौन सा वाला नहीं है? सही एक भी, मतलब गलत कौन सा वाला नहीं है? तो दोनों ही ऑप्शन सही है। देयरफॉर आंसर हो जाएगा नीदर ऑफ देम, क्योंकि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कार्बन cycle. Carbon from the atmosphere moves plants by the process of photosynthesis and then to the animals. Obvious सी बात है, जो कार्बन है वो प्लांट्स में कैसे, प्लांट्स उसको इनटेक करते हैं, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनाते हैं वो अपना, और उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, और फिर हम उन्हीं प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स जो है उन्हीं प्लांट्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट साइकिल। ये इसका इंटेक कर रहे हैं और हम इसका इंटेक कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन, अब वो कहते हैं जो प्रोसेस है आपका रेस्पिरेशन का और डीकम्पोजिशन का ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट रिटर्न्स बैक टू द एटमॉस्फेयर। जब हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट, उसमें बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों के दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, एक्सेल करते हैं।
प्लांट्स करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनिमल्स ऑल्सो एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो है मोस्टली रात के टाइम पर अपना फोटोसिंथेसिस, मतलब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए रात के टाइम पे वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ 1 करेक्ट। डिकम्पोजिशन, ऑब्वियसली जब कभी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर इट इज़ गेटिंग ब्रोकन डाउन, उसको जो आपकी डिकम्पोजर्स हैं उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या निकलता है बाहर, उस टाइम पे कार्बन जो है वो लिबरेट होता है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब वो कहते हैं दिस इज़ यूजुअली अ शॉर्ट टर्म साइकिल। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सेल होता है, ये वाला क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म साइकिल है, ऑलमोस्ट 200 साल में ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ साइकिल लाइक कोलिफिकेशन इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, उसको हज़ारों साल लग जाते हैं। सो वो शॉर्ट टर्म साइकिल नहीं है, वो आपका लॉन्ग टर्म साइकिल है। मतलब आई टोल्ड यू दैट नन ऑफ द साइकिल इज परफेक्टली परफेक्ट, every cycle is a little imperfect, therefore it is usually a short term cycle. No, it can be both long term as well as short term. तो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट बताना है हमको। तो करेक्ट कौन से, 1 and 2 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सल्फर कार्बन सल्फर साइकिल। ठीक है, sulfur cycle is completely sedimentary, number 1 option. Number 2, atmospheric sulfur dioxide is carried back to the earth after being dissolved in the rain water as weak sulfuric acid. तो मैंने आपको बताया था कि जो ये सल्फ़र होता है आपका जब लिबरेट होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, तो उसके बाद ये आपका जो है एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है, देन इट गोज़ एंड इट फॉर्म्स क्लाउड, और जब ऐसी बारिशें होती हैं उसको हम एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं इट इज़ कम्प्लीटली सेडिमेंट्री। तो येस, आई टोल्ड यू दैट द मेन फॉर्म ऑफ सल्फर इज़ व्हाट, इट इज़ रॉक्स। इफ़ यू रिमेंबर, हमने फॉस्फोरस का भी किया था, वो भी रॉक्स थे, और आपका सल्फर साइकिल में भी सल्फर जो है वो आपका रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री जो वो होता है। ठीक है जी, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़, ओ सॉरी, हमने करेक्ट बताना है, सॉरी, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेडिमेंट्री। वाई, क्योंकि ये रॉक्स भी हो सकते हैं, माई बैड, आई एम वेरी सॉरी, ये रॉक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेडिमेंट्री। तो कौन सा है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ 2 ओनली। ये जो है जब भी एटमॉस्फेरिक, देखो सेडिमेंट्री है और एटमॉस्फेरिक की बात हो रही है, दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, दोनों में से एक ही सही होगा। सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सेडिमेंट्री, इट कैन बी गैशियस एज वेल एज रॉक। गैशियस है तभी तो रेन वाटर, ये वाली गैस ऊपर जाएगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगी, और जब रेन होगा तो वो एसिड रेन होगा। ठीक है, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब वो कहते हैं कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट फोटिक जोन, इट इज़ लाइटेंड एंड यूजुअली वेल मिक्सड पोर्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेक सरफेस डाउन टू वेयर लाइट लेवल इज 1% ऑफ दैट ऑफ द सरफेस। Next option, respiration activity takes place. The depth of the zone depends upon the transparency of the water. I think मैंने आपको फोटिक जोन के बारे में बताया नहीं है, तो अभी हम थोड़ा सा जोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आपका जो वाटर होता है ना, it basically has 2 types of zone. One is your photic zone and the other is your aphotic zone. जो आपका फोटिक जोन होता है ये बेसिकली वो जोन होता है जहाँ तक लाइट कौन सा है, सनलाइट कैन पेनिट्रेट, और एफोटिक जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पे सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, जहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है वहाँ पे आपके प्लांट्स भी होंगे, मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। ठीक है, आपके प्लैंक्टन्स होंगे,
ठीक है, मतलब कि प्लैंक्टन्स में तो आपके जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स दोनों आ गए, ठीक है। ये सारे वहाँ फीड करेंगे, जब वो ये उसके ऊपर अपना खाना बनाएंगे, कार्बन को अंदर लेंगे और बाहर ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन भी होगा, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे इनको खाने के लिए एनिमल्स भी आएंगे, तो यहाँ पे प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। जब प्लांट्स और एनिमल्स होंगे तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, दैट इज़ रेस्पिरेशन भी होगी प्लांट्स और एनिमल्स की, और प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर एक पानी बिल्कुल साफ है तो सनलाइट डीप तक पेनिट्रेट कर सकती है, या अगर पानी आपका गंदा है तो तब डीप तक पेनिट्रेट कर सकती है? ऑब्वियस ही बात है ना, जब आपका पानी एकदम साफ होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, तो दैट इज गोइंग टू फैसिलिटेट मोर पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। दैट मीन्स कितना डेप्थ तक आपका सनलाइट पहुंचेगा वो डिपेंड करता है ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर, ठीक है। अब देखते हैं जो हमको क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये क्या है, जहाँ तक आपकी लाइट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, और ऑब्वियसली इट इज़ हाईली वेल मिक्स्ड। सेकेंड हमने बोला रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, तो येस रेस्पिरेशन की एक्टिविटी भी यहाँ पे टेक प्लेस करती है। नाउ ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता अगर यहाँ पे ओनली लिखा होता। अगर सिर्फ ओनली लिखा होता तो ऑप्शन गलत, क्योंकि ओनली नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस दोनों टेक प्लेस करती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। थर्ड इज द डेप्थ ऑफ द जोन डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर। तो ऑब्वियस सी बात है, बस इतना याद रखिएगा, डेप्थ ऑफ सनलाइट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सनलाइट, कि जैसे जैसे आप डीप तक जाओगे वैसे वैसे सनलाइट जो है वो कम 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 होना शुरू हो जाएगी, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होगी वो डिपेंड करता है ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर, ठीक है। सो कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, consider the following statements, ठीक है। Number 1, the water temperature changes more rapidly than the temperature of the air. Number 1, larger amount of heat energy must be added to or taken away from the water to raise or lower its temperature. Now this is regarding your water. याद रखिएगा, जो वाटर का टेम्परेचर होता है ना वो चेंज करता है लेस रैपिडली, तो पहला ऑप्शन हो गया जी गलत, ठीक है। अब क्योंकि ये लेस रैपिडली चेंज करता है, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ऐड करना पड़ता है ताकि वो अपना टेम्परेचर चेंज करे, और जब एक टेम्परेचर सेट हो गया फिर मोर एनर्जी को टेक अवे करना पड़ता है ताकि वो अपना टेम्परेचर वापस से चेंज कर पाए। क्यों? क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है इन कंपैरिजन टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर इट चेंजेस लेस रैपिडली। तभी बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपके पानी में, आपके ओशंस हो गए, आपके सीज हो गए, अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाए, इट बिकम्स हाईली अलार्मिंग फॉर whom? फॉर द एक्वेटिक स्पीशीज, ठीक है। सो आंसर कौन सा सही हो गया, सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ओनली, क्योंकि हमको करेक्ट बताना है, वन ऑप्शन तो गलत हो गया। ये मोर रैपिडली नहीं, लेस रैपिडली चेंज करता है, ठीक है जी। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। नाउ सबसे पहली चीज, वॉट इज़ यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन होता है जब कभी भी आपके एक्सेसिव प्लांट या एल्गी, प्लांट ही हुआ ना, उनका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपका ऊपर की जो परत है, ये आपका पानी है, ठीक है,
उसके ऊपर ढेर सारा जो है वो एल्गी जो है वो इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर ढेर सारी जो है वो एल्गी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी एल्गी की एक परत जो है वो ऊपर बन जाएगी। इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। जब कभी भी देखो, अब ये यूट्रोफिकेशन होता क्या है, जब कभी भी आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब जो कंपोनेंट्स है विच एक्चुअली वर्क एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, वो आपके पानी में जाके मिक्स कर जाएंगे, तो ये पानी के लिए तो फूड हो जाएगा, प्लांट्स के लिए मतलब प्लांट्स के लिए फूड हो जाएगा, और प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा, बढ़ा देगा, तो और ज़्यादा एल्गीज जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और जब कभी भी ऊपर की परत पे पूरी की पूरी एल्गी इकट्ठी हो जाए, उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ योर यूट्रोफिकेशन, ठीक है जी। अब before getting on to the options, let me just tell you a few more points regarding your eutrophication. Now eutrophication की वजह से एक आपका algal bloom होता है, ठीक है, इसको हम red tide भी कहते हैं, so algal bloom is also called as red tide, ठीक है। इसी के साथ और जो आपके चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, that is your number 1 dead zone, ठीक है, और एक इसी के साथ का एक कंसेप्ट है। नाउ बेसिकली डेड जोन क्या होता है, अब देखो ये आपका पानी था, ठीक है, ये आपका पानी था, इसके ऊपर की परत पे आपका एल्गी जम गया, अब ये आपका सन है। अब सन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वाटर, मतलब ऊपर क्या हो गया, ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, तो जो सन की रेडिएशन है जो पहले शायद इस डेप्थ तक जा रही थी, अब वो उतनी नहीं जा पाएगी, अब वो इतनी ही जा पाएगी, क्यों, क्योंकि एल्गी उसको और नीचे जाने ही नहीं देगी। तो जो नीचे के लेयर में आपके जू प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स, उनके ऊपर फीड करने वाले फिशेस, उनके ऊपर फीड करने वाले लार्ज फिशेस थे, दे ऑल आर गोइंग टू डाई, वो मरने शुरू हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। नाउ जब कभी भी, अब देखो ये डेड होने शुरू हो गए, नंबर 1 पॉइंट। अब क्या होगा, जब ये डेड हो रहे हैं, इनके ऊपर फीड करेंगे कौन, इनके ऊपर फीड करेंगे डीकम्पोजर्स। अब जब कभी भी डीकम्पोजर्स और मात्रा में तेज हो गए, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेने शुरू हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करने शुरू हो जाएंगे। मतलब एक ऐसा जोन जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन गिरती जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाए, और इस रीज़न की वजह से मेरीन ऑर्गेनिजम्स का जीना दुश्वार हो जाए या ख़राब हो जाए, दोज एरियाज बिकम एज डेड जोन्स। क्लियर हो गया कि जब आपके एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मरने शुरू हो जाएं। नाउ ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा इसीलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके ऊपर आपके डेड ऑर्गेनिक जो आपके डीकम्पोजर्स हैं वो सारे फीड करने शुरू हो गए, ऑक्सीजन को और ज़्यादा लेने शुरू हो गए। सो द कंडीशन इन विच देयर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। लिख लीजिएगा, हाइपोक्सिया क्या है, जब कभी भी देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, इट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और इस डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स या तो डाई कर जाएंगे या तो दे विल टेंड टू मूव, दैट इज माइग्रेट। सो बोथ ऑफ द थिंग्स कैन हैपन। जब मर जाएंगे तो दे आर कॉल्ड एज डेड जोन, और अगर माइग्रेट करेंगे तो ये और ज़्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि किसी और के अगर इकोसिस्टम में जाएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, इन्वेजिव स्पीशीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ की वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने के भी चांसेस हैं। सो यूट्रोफिकेशन जो है इट इज़ हाईली बैड, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अफेक्ट्स नेविगेशन ड्यू टू डिक्रीज टर्ब्यूडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी होती है कि जब आपका कंडीशंस जो है वो क्लाउडी हो जाए, मतलब कि हेजी हो जाए, यू फेल टू सी थिंग्स क्लियरली, या फिर जब आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो
कम होने लगे, ट्रांसपेरेंसी कम होने लगे, दैट इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी। अब मुझे बताओ, अगर यूट्रोफिकेशन होगा तो आपका पानी गंदा होगा कि साफ होगा? गंदा होगा ना, मतलब क्लाउडी हो जाएगा, तो डिक्रीज थोड़ी आएगा, फिर तो इंक्रीज आएगा, तभी तो इफेक्ट होगी नेविगेशन। जितना पानी साफ उतनी आसानी से नेविगेट कर सकते हो। सो पहला ऑप्शन तो हो गया जी गलत। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑब्वियस सी बात है, एल्गी ऊपर जम रही है, तो सेकंड तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। जितनी ज़्यादा एल्गी, जितनी ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स, उतनी ही ज़्यादा उनका बायोमास। ठीक है। थर्ड, इंक्रीज इन ब्लूम ऑफ गैलिटेनियस जू प्लैंक्टन्स। अब वो कहते हैं और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो जाएगा आपकी जू प्लैंक्टन्स का। ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी जितने ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स उतने ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स, उतने ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कार्बन भी लिबरेट करेंगे और ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे, इसीलिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ बेंथिक एंड एफिटिक एल्गाइज। तो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाउएवर मैंने अभी आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इकोसिस्टम के, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो जाएंगे। सो अभी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है। सो आज के लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात की। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वेटिक इको system. ठीक है जी। So thank you and have a nice day, and do not forget to like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.